नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात कर चुके हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पिछले 3 क्लासों में हमने बात करी थी विलेन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी गैसों की विलेयता के बारे में। आज अपन बात करेंगे गैसों की विलेयता के बारे में। गैसों की विलेयता, गैसों की ध्रुव में विलेयता प्राय गैसीय जल या अन्य द्रवों में एक निश्चित मात्रा में घुलनशील होती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन जलीय जीवों को जीवित रखती है। एक निश्चित अनुपात में गैसें घुली होती है। ठीक है, किसी द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब मतलब एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या है अवशोषण गुणांक? किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति कारक कैसे? जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है, विलायक से क्रिया करके क्या बनाती है? यौगिक। या विलायक में आयनीकरण होती है, आयनीकरण मतलब उसके आयन अलग होते हैं, विलायक में अधिक घुलनशील होती है, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। वह गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है, वह कम घुलनशील होती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। तो इसमें क्या है, गैसों की प्रकृति में कैसा होती है? जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है या विलायक में आयनीकरण होती है, वह विलायक में अधिक घुलनशील होती है। ये विलेयता का कारण है। दूसरा है कि जो गैसें विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है, वह कम घुलनशील होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है। एक है जिन गैसों के अवशोषण गुणांक अधिक होते हैं, वे गैसें अधिक विलेय होती है। जिन गैसों के अवशोषण गुणांक यानी कि किसी निश्चित ताप पर एक वायुमंडल में विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। जिस भी गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा, वह गैस अधिक विलेय होगी, और जिस भी गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा, वह कम विलेय होगी। इस चीज को आप यहाँ से लिख लेना, यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। अवशोषण गुणांक अधिक, अवशोषण गुणांक यदि ज्यादा है, वह भी ज्यादा विलेय होगी। अगर अवशोषण गुणांक क्या है? कम है, तो विलेय भी क्या होगी? कम। यह क्या है? विलेय। अवशोषण गुणांक यदि ज्यादा है, विलेयता भी क्या होगी? ज्यादा। अवशोषण गुणांक यदि कम है, तो विलेयता भी क्या होगी? कम। इस चीज को द्वारा नोट करें। ठीक है। अवशोषण गुणांक के आधार पर अपन इसकी स्वीकार क्रम देखेंगे। अवशोषण गुणांक के आधार पर विलेयता का क्रम। अवशोषण गुणांक अधिक होगा तो विलेयता भी क्या होगी? अधिक। अवशोषण गुणांक यदि कम होगा तो विलेयता भी क्या होगी? कम। अवशोषण गुणांक के आधार पर विलेयता क्रम क्या है? सबसे पहले अमोनिया, NH3, HCl, SO2, H2S, CO2 और ऑक्सीजन। अब दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय गैसें और ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है, और अध्रुवीय विलायकों में कम घुलनशील होती है। ध्रुवीय गैसें क्या होती है? ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है, और अध्रुवीय विलायकों में कम घुलनशील होती है, जैसे HCl और NH3 ध्रुवीय गैस है, अतः यह H2O में अधिक घुलनशील है, क्योंकि H2O भी क्या है? ध्रुवीय। तीसरा है ताप का प्रभाव। जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो उष्मा मुक्त होती है। यदि किसी गैस को द्रव में घोल रहे हैं और उष्मा मुक्त हो रही है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्मा क्षैतिज अभिक्रिया। ठीक है। अतः गैसों की द्रव में विलेयता कौन सी है? उष्मा क्षैतिज अभिक्रिया है। अतः स्थिर दाब क्या होगा? स्थिर दाब पर
ताप बढ़ाने से गैस की विलेयता घटती है। स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता घटती है। स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता घटती है। अधिकांश गैसों को उनके विलयन के उबालने से लगभग पूर्णतः मुक्त कराया जा सकता है। अगर आपको किसी विलयन से गैसों को अलग करना है तो आप क्या करोगे, उस विलयन को पूरा उबाल लेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, गैसें मुक्त हो जाएगी। विशेष क्या है, हाइड्रोजन व हीलियम वे गैसें हैं जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब इनको घोलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ेगी। ये कौन सी विक्रिया हो जाएगी, ये ऊष्मा शोषी। कौन सी विक्रिया, ऊष्मा शोषी। ठीक है। विलायकों में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। यदि विलायक में कोई विद्युत अपघट्य या ऐसा कार्बनिक तत्व या अन्य कोई भी पदार्थ हो तो वो विलायकों की, वो गैसों की विलेयता को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है। अर्थात यदि विलायक में कोई विद्युत अपघट्य हो या अन्य कोई भी कार्बनिक पदार्थ या अन्य कोई भी पदार्थ हो तो वो गैसों की दरों में विलेयता कम करता है, यानी कि उन गैसों की दरों में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दाब का प्रभाव, वेरी गुड, ये पांचों प्रभाव में सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी निश्चित ताप पर गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ती है। किसी निश्चित ताप पर गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ती है। दाब बढ़ाओगे गैसों की विलेयता बढ़ेगी। इसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। इसे कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, यदि ताप स्थिर है, यदि ताप क्या है, स्थिर है, तो गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि ताप स्थिर है तो गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है। एम समानुपाती पी, यानी घुली हुई एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। एम बराबर हो जाएगी पी। पी क्या है, समय अवस्था में गैस का दाब। ठीक है, क्या समानुपाती इस तरह बोल गया, यानी कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश को ले रहे हैं, मोल अंश ले रहे हैं क्योंकि अगर विलेयता विलयन के हिसाब से आती है तो मोल अंश देना पड़ता है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। पी समानुपाती x और गैस p बराबर kh प्लस x। kh क्या है, यहाँ पे हेनरी स्थिरांक है, kh क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है। यदि गैस के आंशिक दाब और मोल अंश के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, समानुपाती सरल रेखा होगी। अब देखो इस समीकरण को अपन यहाँ से किया है, अगर किसी गैस का अपन क्या ला रहे हैं, मोल अंश। क्या ला रहे हैं, मोल अंश। यहाँ देखो दाब अब हमने क्या लेगा, हेनरी स्थिरांक। यदि किसी गैस का हेनरी स्थिरांक ज्यादा है, यदि किसी गैस का हेनरी स्थिरांक ज्यादा है तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि किसी गैस का हेनरी स्थिरांक कम है तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा हो जाएगा तो गैसों की विलेयता कम हो जाएगी। तो यदि हेनरी स्थिरांक का मान कम हो जाएगा तो गैसों की विलेयता अधिक हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है। और गैसों का आंशिक दाब और मोल अंश के बीच यदि ग्राफ खींचे तो गैसों की सरल रेखा। सरल रेखा मींस जैसे ये मोल अंश है और ये ग्राफ है, ये सरल है, क्या देंगे, सरल। ठीक है, इससे चलता है गैस पे। हेनरी नियम की कुछ सीमाएं क्या है कि एक तो दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ही अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। गैसों की विलायक विलायक में कम हो, गैसों की विलायक विलायक में कम होनी चाहिए। गैस के आणविक अवस्था द्रव और गैसीय दोनों विलायकों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अनुप्रयोग कुछ है इसके इंपोर्टेंट अनुप्रयोग वो क्या है, कोल्ड के बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अब सभी ने कोल्ड ड्रिंक जरूर पी होगी, जैसे अपन उसको थोड़ा सा हिला के एकदम से ढक्कन खोलते हैं तो सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आती है, वो आती है क्योंकि उन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है। दूसरा है इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा कि गोताखोर उच्च दाब में कार्य करते हैं। जो गोताखोर होते हैं, स्विमर होते हैं, जो डाइवर होते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र की गहराई में काम करते हैं। तो भी अनुसंधान करते हैं समुद्र की गहराई में। वो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर जाते हैं पीछे, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। अब वो क्या अंदर काम कर रहे हैं, इन गैसों की दाब अधिक है। जब ये वापस सतह पे आ रहे हैं, काम करके वापस सतह पे आते हैं, अब इनके अंदर वो घुली हुई गैस है, वो दाब ज्यादा था उस कारण अच्छी घुली हुई थी,
पर वो जैसे ही सतह पे आते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा कम, दाब क्या हो गया थोड़ा सा कम। अब दाब कम होने की स्थिति में वो कैसे बाहर आएगी, बाहर कैसे आएगी, ब्लड से छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में। अब बुलबुले बाहर आएंगे ब्लड से तो वो बाहर रुकेंगे अपनी बॉडी के अंदर कोशिकाओं में, तो वो कोशिका अवरोध करते हैं, कोशिका का मार्ग क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कि घातक होती है। घातक कैसे होती है, अत्यधिक पीड़ा होती है। जैसे मान लो हाथ के अंदर ब्लड वेसल्स आ रही है, सिलाई करने जा रही है, उनके अंदर अगर कोई अवरोध आ गया, ब्लड रुक गया, तो उसकी क्या होती है, पीड़ा होती है। इस समस्या के निदान के लिए क्या करते हैं वो लोग, उसमें हीलियम भर देते हैं। क्या भर देते हैं, हीलियम। इसकी वजह से क्या होती है, कब वो अपनी इस बॉडी की समस्या को दूर करते हैं। ठीक है, तीसरा एक एनोक्सिया है। एनोक्सिया की बीमारी होती है जो अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं। जैसे मान लो कि ऊंचे वाले पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, या कोई बहुत ही दूर दराज वाले माउंट एवरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग, वहां पे क्या होता है, दाब अधिक होती है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, तो उनकी सोचने की क्षमता क्या थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो बीमारी उससे क्या कहते हैं अपन, एनोक्सिया। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में कम ऑक्सीजन, यानी कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन पहुंचने के कारण ऊंचाई वाले स्थान पर O2 का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। अर्थात O2 की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, कम। अतः पर्वतारोहण में अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और उनकी सोचने की क्षमता क्या होती है, कम। इस लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं।